और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है हमारे उन युवा वैज्ञानिकों को, हमारे उन खेतों के वैज्ञानिकों को जो कि सर्दी गर्मी बरसात में हमेशा खेतों में लगे रहते हैं और हर शाम पूरे हिंदुस्तान के लिए 140 करोड़ रोटियों का इंतजाम करके उसके बाद घर जाते हैं। जी हाँ, अब हम आपका परिचय एक ऐसे युवा वैज्ञानिक से कराने जा रहे हैं जो खुद सिर्फ 10वीं पास है। सीकर के पास बेनिया का बास गांव के श्रवण बाजा खेतों के वैज्ञानिक कहलाते हैं। वो इतना कुछ सोचते हैं अपने खेतों के बारे में कि उन्होंने अपने गांव में बैठे बैठे खेतों के लिए रोबोट बना दिया। एक ऐसा रोबोट जो कि अपने आप काम करता है, रिमोट से फसलों में दवा छिड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण बाजिया की, जिनके पास किसी समय पर बिल्कुल पैसे नहीं थे, परंतु कई संस्थान आगे आके उन्होंने उनकी रिसर्च के लिए पैसा दिया, उनकी इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया। आज श्रवण बाजिया हमारे साथ हैं अपनी एक मशीन के लिए बात करने के लिए, जिस मशीन को वो बेच चुके हैं, परंतु अब उसका प्रोडक्शन वो बढ़ाना चाहते हैं। कौन सी मशीन है और उसके लिए क्या चाहते हैं, आइए सुनते हैं सीधे श्रवण बाजिया से। नमस्कार श्रवण जी। नमस्कार सर। राम राम सर। राम राम सर। मेरा नाम श्रवण कुमार, दांतारामगढ़, सीकर, बेनिया का बास। और मैं एक फार्मर हूँ, और फार्मर होने के नाते मेरे को किसानों की जो समस्या है वो पता है मेरे को। और मैंने शुरुआत में कुआं खुदाई का काम किया था। पानी जैसे ही कम हुआ मैंने गहराई करना शुरू किया कुएं में, तो धीरे धीरे चलता गया। और फिर लास्ट में एक मेरे साथी की मौत होने के बाद मैं छोड़ दिया उस काम को। फिर मैंने सोचा कि कुछ किसानों के लिए करे, और किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट बनाए। पहला मेरी मशीन थी वीडर मशीन, जो खरपतवार हटाने के लिए हर किसान को समस्या रहती है। तो वो मशीन मैंने फर्स्ट बार बना के देखा तो मेरा सामना हुआ NI, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उसका मेंबर जो मेरे पास में आया और बताया उन्होंने कि ये अच्छी मशीन आप बना रहे हो, तो उन्होंने मेरी फाइल वहाँ तक पहुँचाई। और दूसरा महेंद्र मधूप जी ने मेरी पहली पुस्तक में छपी सर्द कृषि पुस्तक में, तो मेरा मनोबल और भी बढ़ गया और पेपर में भी आने लगी। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसानों की जो भी समस्या आई मैं उसको हल करने की कोशिश करने लगा मशीन के जरिए। अब जो फिर फार्मर बोलने लगे कि हमारे को ऐसी मशीन की ज़रूरत है, तो मैं उस पर सोचने लगा। लेकिन मैंने जो बनी हुई चीज़ है वो नहीं बनाई, नई चीज़ बनाई। अगर किसान को पता नहीं है वो चीज़ है नहीं, तो मैं सर्च करके उनको बताता हूँ भाई चलो ठीक है ये मशीन वहाँ मिल जाएगी। लेकिन जो नई समस्या आती है उसी के ऊपर मैंने काम किया है। और फिर धीरे धीरे ओनियन सीड ड्रिल बनाई मैंने, जो प्याज की नर्सरी तैयार करती है। तो एक बार का टाइम था कि उसमें सीड का बहुत भाव हो गया था, 6000 रुपये पर केजी का। तो एक इनोवेटिव फार्मर मेरे पास में आया और उन्होंने बताया कि सीड हम जैसे ट्रेडिशनल तरीके से छिड़काव विधि से करते हैं तो बहुत सीड वेस्ट जाता है। तो वो सोच के मैंने एक छोटी सीड ड्रिल बनाई, मैनुअल हाथ से खींच के चलाई जाती है। वो मशीन मेरी आज पूरे इंडिया में चलती है। कितनी लगभग बिक चुकी हो? वो मशीन मैंने लगभग 6 साल में लगभग 2000 से 2500 तक के पीस बेचे मैंने, मैनुअल ओनियन सीड जी। फिर मैंने कई बड़े फार्मर थे तो मैंने ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन बनाई। वो मशीन मेरी अलवर बेल्ट में सबसे ज़्यादा चलती है। मैनुअल सीड ड्रिल के बाद आपने ट्रैक्टर माउंटेड सीड ड्रिल बनाई, वो प्याज के लिए। फिर समस्या आई किसानों को यार प्लांटेशन लगाने की, जो नर्सरी लगाते हैं, तो उसमें भी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और उस मशीन पे भी मैंने 3 साल स्टडी की। अब क्या है कि एक किसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। तो मैंने एक डायरी लिया और उसमें स्टडी करने लगा, भाई आपकी लाइन टू लाइन दूरी कितनी है। अब मैं दूसरे को बोलता आपकी लाइन टू लाइन दूरी कितनी है, सीड से सीड की दूरी कितनी है। तो मैं ऐसा मतलब 3 साल तक इसकी स्टडी की। तो फिर जितने ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने रुझान दिया उसी हिसाब से मैंने मशीन डिज़ाइन की। आज वो मशीन भी चल रही है एकदम। ये आप बात कर रहे हैं ट्रैक्टर माउंटेड? ट्रैक्टर माउंटेड। कितनी मशीनें लगभग बेच चुके हैं अब तक आप? ये मशीन मैंने 150 मशीन दी है। 150 मशीनें? हाँ। और मैं इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सीजनली काम होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखने के लिए मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो ये है, अब धीरे धीरे किसान उसी अनुरूप रुझान में चल रहे हो। जी, अब असल में देखा जाए तो इनकी 2 रिक्वायरमेंट है ओके सर। पहली रिक्वायरमेंट तो जो ट्रैक्टर माउंटेड ओनियन सीड ड्रिल है, उसके लिए आपको
कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ इन्वेस्टर चाहिए, फंड्स चाहिए, और जो दूसरी ऑनियन हार्वेस्टर है जिसकी क्वेरीज इनके पास अफ्रीका से आ रही है या किसी दूसरे देश से आ रही है, अगर वो चाहें, हालांकि उनका मूड नहीं है कि वो उस पर ज़्यादा काम करें, पर अगर वहाँ से इतनी इंक्वायरीज आ रही है तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करें? देखिए ऐसा सरवण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका के हर तीसरे देश में मेरा ऑफिस है। जहाँ से आपको क्वेरी आई है, आज आप मेरी टीम को बताइए, कल ही हम आपके बायर को वेरीफाई करेंगे। सर उसका एड्रेस वगैरह है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा वो। बिल्कुल सही बात है, कई बार फेक क्वेरी आती है, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी है, एग्रीकल्चर सेगमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नया मार्केट ही अफ्रीका है। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर वही वाली बात कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। एक्सपोर्ट में आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है। आप जब भी कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते हैं तो 30 to 40% एडवांस पेमेंट आता है, और आपको जो जिस तरह से आप लग रहे हैं, बहुत सारे लोग भी मदद करेंगे। सरकार की पॉलिसी भी है, अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमने एलसी के ऊपर लिया तो टोटल वैल्यू का 50 to 60% बैंक भी फाइनेंस देगा। यानी कि आपको एडवांस मिला माल बनाने के लिए, क्वांटिटी में माल मिला, जैसे आपने 10 बोला, उन्होंने 10 की यहाँ कर दी, तो 10 का 30 to 40% एडवांस। जब अपने पास 30-40% एडवांस होता है तो हम बाकी भी अरेंज कर लेते हैं, बाकी की फाइनेंस फैसिलिटी मिल जाती है। आप 2-4 बार एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक अनटैप्ड मार्केट को कवर कर लेंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट में ईसी जीसी कवर लेके कभी हम जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपका फाइनल पेमेंट में गवर्नमेंट आपको मदद करती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो लोगों को नहीं पता, यही तो नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर लोगों को पता ही नहीं है मैं कितना फायदा उठा सकता हूँ। एडवांस भी मिल रहा है, क्रेडिट मार्केट नहीं है, बल्क ऑर्डर है, सबसे बड़ी चीज सरकार की पॉलिसी बहुत सपोर्टिव है, और केवल लोगों को ये नहीं पता कि कैसे चालू करें। इंग्लिश जी, जिन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला, लैंग्वेज बैरियर है। देखिए लैंग्वेज बैरियर अभी शुरुआत में तो हम आपको मदद करेंगे, जो आपकी कोई भी क्वेरी आती है आप हमें भेजिए, हम वहाँ से उनको वेरीफाई भी करेंगे, हमारे ऑफिस में बैठा के बात करेंगे, फेस टू फेस डील करेंगे, हम प्रेजेंटेशन देंगे, और इंग्लिश भी छोड़िए, हम तो उसी की भाषा में बैठ के बात करेंगे और उसको उसी की लैंग्वेज में कन्वेंस करेंगे। जो भी पेमेंट टर्म आपकी रहेगी उसको डबल वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि हम उधर ही बैठे हैं। डील करने में हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, हमारी कोई कमीशन पॉलिसी नहीं है, सीधा ऑर्डर आप ही के लिए। यानी वो इम्पोर्टर हुआ, आप एक्सपोर्टर हुए, इंडिया में भी ज़्यादा अप्रूवल नहीं चाहिए, 10-15 हज़ार रुपये की अप्रूवल्स में एक्सपोर्ट का काम हो जाता है। एक ही क्वेश्चन है, जैसे जो आपने ये माल भेजा, इनमें कहीं कोई रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वो कैसे आप पूरी करते हैं या नहीं पड़ती? सर्विस कैसे देंगे? नहीं देखो, मेंटेनेंस तो आती है हर चीज़ में, ये तो मिट्टी में चलने वाली चीज़ है, तो हम इजीली उसको बनाएंगे, वहीं पे भी वो खोल के उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ लो मेंटेनेंस का प्रोडक्ट है हाँ, आपका। अगर वहाँ कोई पार्ट नहीं मिलता है तो हम यहाँ से भेज सकते हैं, वो इजीली हो जाएगा। वो ऐसी मशीन हम उसको देंगे, तभी तो मैं उसके साथ में अभी काम मतलब फाइनल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी सोचना पड़ेगा, अगर ये मशीन वहाँ जाएगी तो मान लो कुछ क्वेरी आएगी तो मैं थोड़ी जाऊँगा वहाँ। देखिए जब प्रेजेंटेशन होती है कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, तो बंदे को अपने को क्या बताना चाहिए, ये इक्विपमेंट है, ये इसके कुछ स्पेयर पार्ट हैं जो एज यूजुअल ख़राब होते हैं, ये भी आप साथ में एडवांस में मंगाइए। ट्रेनिंग, टीचिंग, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर होता है, आरटी आपको ट्रेनिंग, टीचिंग, प्रेजेंटेशन कहती है। टिकट में कराऊंगा, चाहे 2 लाख का आता है, चाहे 3 लाख का आता है, आना जाने का, हम आपको वहाँ भिजवाएंगे, मेरी टीम वहाँ मदद करेगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन आप ही दे सकते हैं। हाँ वही तो है जी ना। जी, तो उसमें मैं मदद करूंगा। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर हो जाता है, फाइनेंस में मैं मदद करूंगा। इंडिया के अंदर आप एक बार मुझे प्रेजेंटेशन दीजिए, कंपैरिजन दीजिए, बिजनेस प्लान सुनील भाई डेवलप करके देंगे, उसको एक प्रोफेशनल प्लान बनाइए। इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं हम लोग, कमी है, आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं, प्रॉफिट समझाना जरूरी है। मेरा प्लान सिर्फ मशीन बनाने का ही है, और बिजनेस करने का आइडिया मेरे पास नहीं है। प्लान मैं बनवाता हूँ सर, प्लान इनका मैं बनवाता हूँ। इनकी ठीक है, मदद श्रवण जी? सुनील जी जैसा जी हाँ श्रवण जी। देखो हर आदमी की अलग अलग होती है। मैं बोल देता हूँ यार मैं बिजनेस करूँगा, लेकिन बिजनेस करना मेरे को नहीं आता, मेरे को इक्विपमेंट बनाना आता है। श्रवण जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, अपना काम कीजिए, और अब आप अपने सपनों को पंख लगा लीजिए। बिल्कुल तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।